हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, यह हमारे गढ़वाल के पवार राजवंश सीरीज का पार्ट 4। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस सीरीज के 3 पार्ट अपलोड कर दिए। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपको गढ़वाल के पवार राजवंश को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिन शासकों के बारे में पढ़ेंगे पवार वंश के, वो है कल्याण शाह, सहजपाल और बलभद्र शाह के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहले शासक हैं जो कि अजय पाल के उत्तराधिकारी हैं, तो वह हैं कल्याण पाल, या इन्हें कल्याण शाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जो ये बलभद्र शाह है, इसके बाद तो जितने शासक आएंगे वो सब अपने नाम के पीछे शाह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कल्याण पाल या कल्याण शाह, तो इन्होंने शाह कैसे लगाया अपने नाम के पीछे, तो देखते हैं इसको। तो कल्याण पाल या कल्याण शाह, इनका शासनकाल 1519 से 1528 तक रहा है। यह पवार राजवंश के 38वें शासक हैं। और दोस्तों, तो आप जैसा देखेंगे कि 38वें शासक ये हैं, 39वें शासक आएंगे सुंदरपाल, 40वें शासक आएंगे हसनदेव पाल, 41वें शासक आएंगे विजयपाल, और जो 42वें शासक है वो है सहजपाल। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कल्याणपाल हैं, इनके बाद के जितने भी शासक हैं उनके नाम के पीछे हमें शाह देखने को नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि कल्याणपाल ने स्वयं ही अपने नाम के पीछे शाह का इस्तेमाल किया हो। ठीक है ना दोस्तों? तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वह पवार वंश का शासक जिसने सबसे पहले अपने नाम के साथ शाह शब्द का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों? तो शाह शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ करने वाला पहला शासक होगा कल्याणपाल। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछे कि शाह की उपाधि सर्वप्रथम किसे प्रदान की गई थी, वो उसका आंसर होगा बलभद्र शाह। तो अभी हम देखेंगे कि बहलोल लोधी के द्वारा बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी गई थी, या इसका भी विवाद है। तो शाह उपाधि को जो धारण किया था सर्वप्रथम वो बलभद्र शाह ने किया था, लेकिन शाह शब्द का प्रयोग अपने नाम के पहले सबसे पहले कल्याण पाल ने किया था, जो कि अजय पाल का उत्तराधिकारी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि 38वें शासक के बारे में। अब उसके बाद हम बात करें 39, 40 या 41, इन शासकों के बारे में हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है, या इनके द्वारा किया गया कुछ ऐसा कार्य नहीं होगा, तो शायद इतिहास में इनका वर्णन सिर्फ इनके नामों का वंशावली क्रम में ही इनके नाम मिलते हैं। तो इसके बाद आते हैं अजय कल्याणपाल के बाद सुंदरपाल, फिर आते हैं हसनदेव पाल, और फिर आते हैं विजयपाल। बस विजयपाल का एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि पवार वंश के यह पहले शासक हैं जिन्होंने तिब्बत, जिसे उस समय दापा बोला जाता था, वहां आक्रमण किया, लेकिन यह इस आक्रमण में असफल रहे, अर्थात इनकी क्या हुई थी, इस आक्रमण में हार हुई थी। तो तिब्बत पर आक्रमण करने वाले पहले पवार वंश के शासक हैं विजयपाल, और इसी तिब्बत क्षेत्र को बोला जाता है दापा, या भोट प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं विजयपाल से आगे। विजयपाल 41वें शासक, और अब आएंगे 42वें शासक जो है सहजपाल। तो सहजपाल, जिनका शासनकाल 1547 से 1573 तक रहा है। यह जो समकालीन है, मुगलों की बात करें तो अकबर के समकालीन है, और चंदों की बात करें तो यह भीष्मचंद्र, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र के समकालीन है। ठीक है दोस्तों, तो सहजपाल समकालीन रहेंगे अकबर, भीष्मचंद्र, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र के। ठीक है दोस्तों, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है सहजपाल से। तो सहजपाल के शासन में ही जो अकबर थे, उन्होंने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक अन्वेषक दल उत्तराखंड भेजा था। तो गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया अन्वेषक दल किस शासक के शासनकाल में आया था, तो वो रहेंगे हमारे सहजपाल। ठीक है दोस्तों,
क्योंकि जो अकबर थे उनकी रसोई में गंगा जल का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए उन्होंने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल को उत्तराखंड भेजा था। ठीक है दोस्तों, और अकबर के ही एक मनसबदार थे हुसैन खां, इन्होंने शिवालिक की पहाड़ियों में लूट की थी। तो शिवालिक की पहाड़ियों में लूट किसके द्वारा की गई थी? सहजपाल के शासनकाल में हुसैन खां, जो कि अकबर के मनसबदार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा सहजपाल वीर बुद्धि चतुर शासक माने जाते हैं। जो इतिहासकारों ने इन्हें बताया है वो वीर बुद्धिमान चतुर शासक बताया है, और सहजपाल को ही इतिहासकार कहते हैं सुख देने वाला शासक। तो इतिहासकारों ने सहजपाल के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है कि जनता को सुख देने वाला शासक कौन रहा है? सहजपाल रहा है। उसके अलावा सहजपाल के 5 अभिलेख, ठीक है दोस्तों, जो सहजपाल के 5 अभिलेख हैं वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए। तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किस, इससे तो वैसे देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से हमें औरों के भी शिलालेख मिलेंगे, लेकिन जो 5 अभिलेख हैं वो किसके प्राप्त हुए हैं? सहजपाल के। तो याद रखिएगा, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से सहजपाल के 5 अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा सबसे मेन टॉपिक जो है, हमें जिस शासक के बारे में पढ़ना है वो है बलभद्र शाह। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं बलभद्र शाह के बारे में। बलभद्र शाह पवार वंश के 43वें राजा हैं और इनका शासनकाल 1575 से 1591 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1575 से 1591 तक इन्होंने शासन किया। बलभद्र शाह जो समकालीन माने जाते हैं वो किसके हैं? अकबर और रुद्रचंद के। अभी हम पढ़ेंगे रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बाद बीच ग्वालदम का युद्ध होता है, या जिसे हम ग्वालदम का या बधाड़गढ़ का युद्ध भी कहते हैं। तो यह रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के मध्य हुआ था। तो समकालीन है बलभद्र शाह अकबर और रुद्रचंद के। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त तो बलभद्र शाह को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? तो बलभद्र शाह को बलराम, बहादुर या राम शाह के नाम से पुकारा जाता है। अभी हम देखेंगे कि अकबरनामा में जो ये राम शाह है इनका वर्णन किया गया है। तो ये राम शाह कौन है? बलभद्र शाह। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो बलभद्र शाह हैं, इतिहासकारों के अनुसार सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन है? बलभद्र शाह। और इन्हें शाह की उपाधि, इतिहासकार मानते हैं कि इन्हें शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? बहलोल लोधी के द्वारा दी गई है। तो दोस्तों इस पे इतिहासकारों का विवाद है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो बलभद्र शाह का शासनकाल है वो 1575 से 91 ईस्वी का, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश रहा है, ठीक है दोस्तों, तो लोधी वंश की समाप्ति हो गई थी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में, जिसमें इब्राहिम लोधी बाबर से हार गए थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बलभद्र शाह को बहलोल लोधी ने ही शाह की उपाधि दी होगी? तो इसमें इतिहासकारों का विवाद है। और अगर हम क्योंकि हम जो परमार राजवंश है इसकी 2 तिथियां मानते हैं, या तो ये 688 से शुरू हुआ होगा या तो ये 888 से स्टार्ट हुआ होगा। तो चलिए अगर हम 688 से माने और 200 साल पीछे भी चले जाएं तो हम 1500 से 1375 में पहुंच जाएंगे, और 1375 में भी दिल्ली में बहलोल लोधी का शासनकाल नहीं माना जाता है। तो इतिहासकार, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि बहलोल लोधी ने उपाधि दी थी, और बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि बहलोल लोधी ने नहीं, दिल्ली के किसी, शायद दिल्ली के पास के किसी सुल्तान ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, तो इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। तो आप आई होप आप इस मतभेद को समझ गए होंगे कि क्यों मतभेद है। पर आप याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो जो ये है क्वेश्चन, ये बहलोल लोधी सही माना जाता है, इसलिए हम भी इसी को ही लेके चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जो अब बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य होता है, इसमें भी 2 सन है, 1581 या 1591। ये 2 सनों में विवाद है, 1581 या 1591। अभी हम क्लियर करेंगे कि इनमें से कौन सा सन हम सही मान के चलेंगे। तो 1581 या 1591 में रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य हुआ था ग्वालदम, या इसी का नाम है बधाड़गढ़ का युद्ध। ठीक है दोस्तों,
तो इस युद्ध के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस युद्ध में एक कत्यूरी शासक थे सुकाल देव, या जिसे हम सुजल देव भी कहते हैं। कत्यूरी शासक थे जो कि बैजनाथ में शासन करते थे, बैजनाथ बागेश्वर में। तो कत्यूरी शासक सुकाल या सुजल देव चंदों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर, ठीक है दोस्तों, तो निरंतर कुमाऊं में चंदों की शक्तियां बढ़ रही थी, जिससे सुकाल देव या सुजल देव को अपने राज्य के छिन जाने का खतरा महसूस हुआ। तो सुजल या सुकाल देव ने बलभद्र शाह से जाके संधि कर ली। और जो ये ग्वालदम का युद्ध है, इसमें सुकाल देव ने बलभद्र शाह की सहायता की थी। इसका मतलब है कि बलभद्र शाह और सुकाल देव ने मिलकर रुद्रचंद के साथ युद्ध किया था। आई होप दोस्तों आप इस बात को समझे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इस युद्ध में जो रुद्रचंद के सेनापति हैं, पुरुषोत्तम पंत, नाम याद रखिएगा, बहुत वीर सेनापति रहे रुद्रचंद के। तो पुरुषोत्तम पंत को वीर गति प्राप्त हुई। तो जो ग्वालदम का युद्ध है, इसी युद्ध में पुरुषोत्तम पंत जो थे, जो कि रुद्रचंद के सेनापति हैं, वो मारे गए। और इस युद्ध के बाद जो बलभद्र शाह थे, उन्होंने स्वयं को बहादुर शाह की उपाधि दी। तो आप याद रखिएगा कि बलभद्र शाह ने स्वयं को बहादुर शाह की उपाधि किस युद्ध के बाद दी थी? तो ये ग्वालदम या बधानगढ़ के युद्ध के बाद। अब आते हैं हम कि जो यह युद्ध है वो 1581 में हुआ था या 1591 में। तो देखिए हमें रुद्रचंद का एक 1591 का गंगोली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। तो गंगोली ताम्रपत्र जो रुद्रचंद का 1591 का प्राप्त हुआ है, इसमें जिक्र किया गया है पुरुषोत्तम पंत का। तो दोस्तों पुरुषोत्तम पंत बधानगढ़ के युद्ध में मारे गए हैं, जो कि रुद्रचंद के सेनापति हैं। अगर हम समझे कि 1581 में हुआ था, तो यह शिलालेख जो यह ताम्रपत्र है, इसकी डेट से मैच नहीं खाता। तो हम मानेंगे कि जो ग्वालदम या बधानगढ़ का युद्ध हुआ है वो 1591 में ही हुआ होगा। इस तरीके से हम तथ्यों की पुष्टि करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देखिएगा एग्जाम में अगर दोनों में से ही कोई ऑप्शन आपको मिलता है 81 या 91, आप उसी के अनुसार सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो हम बलभद्र शाह की बात करते हैं, तो बलभद्र शाह को कवि देवराज ने, ठीक है दोस्तों, जो कवि देवराज हैं, इन्होंने बलभद्र शाह की तुलना किससे की है? भीम से की है। तो कवि देवराज के द्वारा बलभद्र शाह की तुलना भीम से की गई है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बलभद्र शाह ने श्रीनगर, ठीक है दोस्तों, तो गढ़वाल में जो श्रीनगर गढ़वाल है, उसके प्रस्तर के विशाल चित्रशाला प्रासाद, तो उन्होंने वहां पर एक विशाल चित्रशाला का निर्माण किया है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? रामायण प्रदीप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और रामायण प्रदीप जो है ये मेधाकर शर्मा या मेधाकर शास्त्री जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो रामायण प्रदीप में हमें श्रीनगर के विशाल चित्रशाला प्रासाद का उल्लेख मिलता है, जो कि बनाया गया था किसके द्वारा? बलभद्र शाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहां तक के जितने भी चीजें मैंने बताई, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि दोस्तों मेरा बोर्ड जो है ये छोटा है, तो मैं इसमें जितना लिख पाया था वो मैंने इसमें नोट कर लिया। अब मैं आपको जो बलभद्र शाह के जो अदर पॉइंट्स हैं उनको मैं समझाता हूं, आगे की बात बताता हूं। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो नॉलेज है वो ट्रांसफर होती रहे। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सभी पसंद आ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई में ये सभी वीडियो हेल्प कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो श्रीनगर के विशाल चित्रशाला प्रासाद का निर्माण कराया गया था बलभद्र शाह के द्वारा। अब चलते हैं आगे। एक पॉइंट दोस्तों आप याद रखिएगा, जो
सुकालदेव था। ठीक है दोस्तों, जो सुकालदेव थे, कत्यूरी शासक सुकालदेव थे। ठीक है दोस्तों, जो सुकालदेव, कत्यूरी शासक सुकालदेव थे, यह बैजनाथ के युद्ध में मारे गए। तो बैजनाथ के युद्ध में रुद्रचंद द्वारा मारे गए। तो एक युद्ध हुआ था, मारे गए। ठीक है दोस्तों, जो सुकालदेव थे, जो कत्यूरी शासक सुकालदेव, जिन्होंने बलभद्र शाह की बदाड़गढ़ या ग्वालदम के युद्ध में सहायता की थी, तो रुद्रचंद ने इन्हें बैजनाथ की युद्ध में मार डाला था, या बैजनाथ के युद्ध में यह वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो याद रखिएगा, बैजनाथ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सुकालदेव और रुद्रचंद। बैजनाथ आपकी लोकेशन होगी बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। अब 1581 की अगर हम बात करें, 1581 एक सन, तो 1581 में जो अकबर थे, इनके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध एक विद्रोह होता है, जिसे बोला जाता है कटेहर का विद्रोह। ठीक है दोस्तों, एक ये बैकडेट का क्वेश्चन है, अभी हम 91 तक पहुंच गए थे, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो अकबर के विरुद्ध कटेहर का विद्रोह हुआ, जिसका उल्लेख हमें मिलेगा अकबरनामा में। ठीक है दोस्तों, जिस युद्ध का उल्लेख हमें अकबरनामा में मिलता है, और अकबरनामा के अनुसार जो कटेहर का विद्रोह है, इसमें विद्रोहियों का साथ, इसमें जो विद्रोही थे, विद्रोहियों का साथ 3 शासकों ने दिया था। उनका नाम मिलता है, जो विद्रोहियों का साथ है, उसमें कुमाऊं के 3 शासक शामिल हुए थे जो विद्रोहियों के साथ थे। वो हैं, पहले हैं रामशाह, ठीक है दोस्तों, दूसरे हैं मुकुट सेन, और तीसरे हैं कर्ण। तो ये 3 शासकों ने विद्रोहियों का साथ दिया था, और ये जो रामशाह है, ये वही हैं जो हमारे बलभद्र शाह हैं। तो आप देखेंगे कि अकबरनामा में जो बलभद्र शाह है, उनको क्या बताया गया, उनके लिए किस नाम का उल्लेख है? रामशाह। तो आप याद रखिएगा कि रामशाह क्यों बोलते हैं बलभद्र शाह को। तो अकबरनामा में जो कटेहर का विद्रोह के बारे में बताया गया, उसमें विद्रोहियों का साथ देने वाले कुमाऊं से 3 शासक थे, क्योंकि जिस समय अकबर शासन कर रहा था, उस समय वे गढ़वाल इस टाइप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो पूरा का पूरा जो उत्तराखंड का क्षेत्र था, उसको कुमाऊं ही बोल दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये 3 शासक शामिल थे विद्रोहियों के। तो आप देखेंगे बाद में जो बलभद्र शाह हैं, उन्होंने जो मुगल थे, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिए। ठीक है दोस्तों, बाद में बलभद्र शाह ने मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, और बलभद्र शाह के समय में ही मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा स्टार्ट हुई थी। तो मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? बलभद्र शाह ने। और सर्वप्रथम किसके दरबार में भेजे गए थे? तो सर्वप्रथम यह अकबर के दरबार में राजदूत भेजे गए थे गढ़वाल से। ठीक है दोस्तों, तो पवार वंश के किस शासक ने मुगल दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा को प्रारंभ किया? बलभद्र शाह ने। और सर्वप्रथम उन्होंने अपना राजदूत किस शासक के दरबार में भेजा? किस मुगल शासक के दरबार में भेजा? तो उन्होंने भेजा था अकबर के दरबार में। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बलभद्र शाह का उल्लेख हमें कहां मिलता है? अभी हमने देखा कहां मिलता है, अकबरनामा में। वहां उन्हें क्या बताया गया? रामशाह। और एक शिलालेख है जिसे हम बोलते हैं ढांडरी शिलालेख। तो ढांडरी शिलालेख भी संबंधित है किससे? बलभद्र शाह से। तो ढांडरी शिलालेख भी संबंधित है हमारे बलभद्र शाह से। ठीक है दोस्तों, बलभद्र शाह के 2 पुत्र थे, तो 2 इनके पुत्र हुए हैं। एक थे मानशाह और एक हैं महीपति शाह। ठीक है दोस्तों, बलभद्र शाह की मृत्यु के बाद
उनके बड़े पुत्र मानशाह को राजगद्दी पे बैठते हैं, तो बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी हैं मानशाह, उत्तराधिकारी हैं मानशाह। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानशाह के बारे में। फिर मानशाह का पुत्र शामशाह राजगद्दी पे बैठता है। शामशाह निसंतान होने के कारण उनके चाचा कौन, महीपति शाह फिर राजगद्दी पे बैठेंगे। महीपति शाह वही शासक हैं जो सबसे ज्यादा उम्र में पवार वंश के शासक बनते हैं। ठीक है, लगभग 48 वर्ष की इनकी उम्र रही होती है जिस समय शासक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मानशाह और शामशाह के बारे में। तो आई होप दोस्तों आज का जो भी हमारा सेशन है आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने तथ्य आपको बताए हैं आई होप आप इनसे संतुष्ट होंगे। और यह जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, यह सभी उत्तराखंड के आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सचिवालय रक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप वीडीओ वीपीडीओ और उत्तराखंड जिन जिन एग्जामों में यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी आप चाहे बीएससी नर्सिंग, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में उत्तराखंड पूछी जाती है। तो यह क्वेश्चन सभी उत्तराखंड के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको ये वीडियो जो भी ये क्वेश्चन है वो अगर सुने रहते हैं तो पेपर में हमें ऑप्शन को सही करने में मदद रहती है। तो और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप अगर हमें कोई भी सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, क्वेरी, कुछ भी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाला है, तो आप वहां से जो इसके पहले वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सब्जेक्ट में भी आपके लिए वीडियोस लेके आए तो आप हमें टॉपिक और सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, हम उसमें आपके लिए जरूर वीडियोस बनाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपको मजा आया होगा। तो इसी आशा के साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चले, आपका सिलेक्शन जल्दी हो। ऑल द बेस्ट और जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।